जी, good afternoon and assalamu alaikum. Walaikum assalam. All right, so quickly, um, okay. So quickly, straight to the topic. We covered part-time and full-time contracts in the last class. Now we'll move on to training and different types of training which are available or which are given to employees. Now, training, it is the process. Okay, now this is important. Why? Because students sometimes they define training in a way. Training is something. Training is आपको पहले बताया तो you need to have clarity about it. तो आप ये कह सकते हैं कि it is a technique, it is a process. समझ आती है. और उनका मेन मकसद क्या है? Enhancing abilities and skills of the employees. ट्रेनिंग का मकसद ये है. And why do you want to increase the abilities and skills of the employees? So that they can do their job efficiently and effectively. I have used two terms here specifically, efficiently and effectively. अच्छा, अभी कोई अंग्रेजी खाली नहीं है. Both serve a certain purpose. Efficiently का मतलब ये है कि whatever they do, their job must be cost saving. Whatever they are doing, they should not waste raw material, or they should not be involved in such an activity which increases the cost. तो efficiently का मतलब यही है कि they resources का जो use कर रहे हैं, although workers are also part of a resource, लेकिन अगर वो कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, equipment इस्तेमाल कर रहे हैं या raw material इस्तेमाल कर रहे हैं, तो they are less likely to make mistakes, or they will be far more productive. कम टाइम में ज्यादा चीजें बनाएंगे. टाइम इज ऑल्सो अ रिसोर्स. तो कम टाइम में ज्यादा चीजें भी बनाएंगे तो एक दो वर्कर की जगह एक वर्कर इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. फिर वेस्टेज भी कम कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपका टाइम और आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी. एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एफिशिएंसी. और आगे इफेक्टिवली का मतलब है व्हेन यू आर एबल टू मीट योर टारगेट. So you train workers so that you will be able to enhance their abilities and skills, so that they will be able to save the cost, or they will be able to keep the cost at a certain level. ठीक है? Or apart from that, they'll be able to produce more than what they were able to produce earlier, जिससे productivity में इजाफा होगा and overall cost will be saved. और जब कॉस्ट सेव की जाती है, दैट इज व्हाट वी कॉल एफिशिएंसी. और इफेक्टिवली है कि दे मस्ट बी एबल टू मीट द डेडलाइन. तो ऑफ कोर्स जब वो कम टाइम में ज्यादा चीजें बनाएंगे, देयर प्रोडक्टिविटी इज अप एज वेल, तो दे विल बी एबल टू मीट द डेडलाइंस गिवन टू कस्टमर्स एज वेल. तो उनका जो टारगेट होगा, लेट्स से एक सर्टेन लेवल ऑफ सेल्स को अचीव करना या एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रॉफिट को अचीव करना, तो वो दे विल बी एबल टू डू इट. क्योंकि अगर वो कस्टमर्स को टाइम पर बना के नहीं देंगे तो उनकी सेल्स भी नहीं होगी, सेल्स नहीं होगी तो प्रॉफिट भी नहीं होगा. तो उनके जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट का, ग्रोथ का, जो भी रखा हुआ उन्होंने, वो नहीं अचीव होगा. तो इफेक्टिवली जरूरी है कि यस दे नीड टू बी एफिशिएंट, बट एट द सेम टाइम दे मस्ट बी एबल टू मीट द टारगेट्स एज वेल, ताकि जो बिजनेस है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, जो मैंने बताया. दैट इज द मेन पर्पस. अच्छा, एडवांटेजेस की तरफ चले जाएं तो दीज आर द जनरल advantages of training. Why I'm saying general? क्योंकि ट्रेनिंग कई टाइप्स की होती है, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे. तो ये जनरल किसी भी किस्म की ट्रेनिंग है, तो उसमें ये यूजुअल फायदे हो सकते हैं बिजनेस को भी और वर्कर्स को भी. तो याद रखना है कि व्हेन यू रीड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, यू नीड टू रीड इट केयरफुली. खाली ट्रेनिंग देख के कई बच्चे क्या करते हैं, ट्रेनिंग के फायदे लिखना शुरू कर देते हैं कि एडवांटेजेस लिखिए. आगे वो देखते ही नहीं है कि वेदर द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द बेनिफिट्स टू बिजनेस और टू वर्कर्स. तो ये समझकर फिर आंसर देना शुरू करना है, अदरवाइज यू विल गेट जीरो. आपने बिजनेस के एडवांटेजेस लिख दिए ट्रेनिंग के, क्वेश्चन में वर्कर्स के पूछे हुए हैं, तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम ना. तो आपको स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी है. अच्छा, पहला एडवांटेज, इट मोटिवेट्स वर्कर्स एज दे लर्न न्यू स्किल्स एंड नाउ दे हैव मोर चांसेस ऑफ बीइंग प्रमोटेड. तो ये वर्कर्स को फायदा है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में भी वही लिखा हुआ है. स्किल्स जब आप नए एक्वायर करते हैं, तो नाउ मैनेजमेंट कंसिडर्स दैट now the employee is able to work at a higher level as well. वो जो पहले उसमें ability या skills नहीं थी, तो workers
भी उनके लिए फायदा ये होता है कि ट्रेनिंग को नॉर्मली आपको पता है अगर आप वैसे ट्रेनिंग लें तो यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट, तो ट्रेनिंग की एक कॉस्ट होती है। अब यहाँ पर ट्रेनिंग की कॉस्ट कौन पे कर रही है? ऑर्गेनाइजेशन। और फ्री ऑफ कॉस्ट एम्प्लॉइज की जो एबिलिटीज हैं वो बढ़ रही हैं, स्किल लेवल बढ़ रहा है, जिससे फ्यूचर में उसी ऑर्गेनाइजेशन में दे कैन बी प्रोमोटेड। तो उससे जो एम्प्लॉइज हैं वो अपनी नीड्स एंड वांट्स पूरी कर सकते हैं, जैसे हमने मैस्लो की भी पढ़ी थी कि वो अपनी स्टीम नीड्स को पूरा कर सकते हैं। अपनी अगर लेट्स से अब हायर रैंक पर प्रमोट होंगे तो पैसे भी अच्छे मिलेंगे, स्टेटस जो है वो भी मेंटेन कर पाएंगे, वगैरह वगैरह आप बता सकते हैं। फिर दूसरा, इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स रिजल्टिंग इन लोअर एवरेज कॉस्ट। ये बिजनेस का हमें एडवांटेज नजर आ रहा है कि ऑफ कोर्स मैंने बताया था कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि जब वर्कर्स आर लेस लाइकली टू मेक मिस्टेक्स, तो वो एक चीज को बनाया खराब बन गई, नाउ दे हैव टू रीवर्क, तो वो टाइम लगता है। सो व्हेन दे आर नॉट मेकिंग मिस्टेक्स और व्हेन दे आर लेस मेकिंग लेस मिस्टेक्स, तो उसमें फिर एक चीज को बनाने में लेस टाइम इज बीइंग कंज्यूम्ड, तो उसमें दे विल बी प्रोड्यूसिंग मोर आइटम्स within the same time span। तो उससे ऑफ कोर्स आपकी एवरेज कॉस्ट कम होगी, क्योंकि जहां पर वेयर यू वुड रिक्वायर 10 वर्कर्स, only 5 workers would be enough to produce the certain level of output। तो ऑफ कोर्स आपकी कॉस्ट तो कम होगी, क्योंकि आपको वर्कर्स कम रिक्वायर्ड होंगे और चीजें उतनी बन रही हैं, तो एवरेज कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। और एवरेज कॉस्ट आप समझती हो क्या होता है, क्या होती है? Sir, cost of one product. जी, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट, यस बिल्कुल सही। अच्छा, बेटर कस्टमर सर्विस रिजल्टिंग इन बेटर इमेज ऑफ द बिजनेस, ये भी बिजनेस का फायदा हमें नजर आ रहा है ऑफ कोर्स कि लेट्स से इफ इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट वुड बी अप टू द मार्क एंड वुड बी लाइक्ड बाय द कस्टमर्स विल बी वेल सेटिस्फाइड, एक ये हो सकता है, अगेन लीडिंग टू बेटर इमेज। और इफ इट इज अ सर्विस बिजनेस, तो वर्कर्स आर द पीपल हु आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट कस्टमर्स डायरेक्टली, तो अगर इफ दे आर प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी सर्विस, तो उससे भी बहुत अच्छा इमेज विल कम आउट। तो दोनों सूरतों में, और अच्छा इमेज ये रेपुटेशन से क्या होता है ये आपको पता है, कस्टमर लॉयल्टी होती है, सेल्स वुड इंक्रीज एंड इवन गुड वर्कर्स वुड लाइक टू वर्क इन योर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। और अगर इमेज अच्छा है तो इवन इफ यू इंक्रीज योर प्राइस, स्टिल कस्टमर कीप ऑन बाइंग फ्रॉम यू, तो आपका प्रॉफिट और बढ़ना शुरू हो जाता है। तीसरा, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एक्सीडेंट्स एट वर्क प्लेस as workers are now more informed। yes, कि अगर certain level of training दी हुई है, तो it's not only about increasing the level of output or it's not only about making less mistakes, it's about protecting the workers as well। तो उनकी जो health and safety है वो भी at stake होती है at times if you are working on dangerous machines and you have not been given proper training, तो chances are there that accidents may occur, तो आपको इंजरी हो सकती है एज अ वर्कर। तो यू फील सेफ आफ्टर गेटिंग ट्रेनिंग, यू फील सेफ बिकॉज नाउ यू आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट द हैजर्ड्स व्हिच यू कैन एक्सपीरियंस व्हाइल डूइंग द जॉब। तो आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो तो आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ होती है। तो व्हेन वर्कर्स फील सेफ एट द वर्क प्लेस, ऑफ कोर्स दे वुड लाइक टू वर्क इन सच ऑर्गेनाइजेशन वेयर प्रॉपर ट्रेनिंग इज गिवन, वेयर वर्कर्स कैन फील themselves secure। तो अच्छे वर्कर्स को अट्रैक्ट करना आसान होता है। वैसे भी ये बिजनेस का और वर्कर्स का दोनों का फायदा क्यों है? वर्कर्स का तो मैंने बता दिया आपको कि उनकी हेल्थ एट स्टेक नहीं होगी, लाइफ एट स्टेक नहीं होगी, दे विल फील प्रोटेक्टेड, फील सेफ, फाइन। बिजनेस को फायदा ये हो रहा है कि इफ लेट्स से एक्सीडेंट अकर्स विदाउट गिविंग ट्रेनिंग टू वर्कर्स, तो दैट कुड बी अ ह्यूज सेटबैक फॉर द बिजनेस। क्यों? वर्कर्स कैन रिजॉर्ट टू लेबर कोर्ट्स, आपको बताया था मैंने, दे कैन फाइल अ केस इन द कोर्ट कि जी हमें ट्रेनिंग नहीं दी गई एंड दैट्स व्हाई द इंजरी वाज कॉज्ड। तो उसमें अगर कोई बॉडीली इंजरी है, लेट्स से एनी हार्म टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, आपका कोई लेट्स से कि कोई आर्म कट गया है या लेग इंजर हो गई है, लेट्स से अगर वो कट ही गया है आपका एक बाजू या हैंड, तो ऑफ कोर्स इट इज एन इररिपेयरेबल लॉस। तो वो जो डैमेजेस क्लेम करेगा वर्कर, वो इट कैन बी ऑफ एनी अमाउंट। तो इसका मतलब है हैवी डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड और फिर बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा बिजनेस को, उसको फिर वो पे करने पड़ जाएंगे इफ वर्कर
wins the case. और दूसरा, apart from that कि वो आप monetary नुकसान तो आपका होगा, लेकिन apart from that the reputation that will be hurt, वो तो irreparable है ना. वो तो कोई भी कस्टमर भी नहीं आएगा कि जी ये तो they do not care about humans. तो और दूसरा, वर्कर्स, गुड वर्कर्स वोंट लाइक टू वर्क इन सच ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल. तो अच्छे वर्कर आएंगे नहीं, तो हाउ कैन यू बी एबल टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी सर्विस और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स. फिर वर्कर्स फाइंड इट इजियर टू डू देयर जॉब. यस, वर्कर्स, क्योंकि नाउ दे नो एवरीथिंग. इट्स नॉट ओनली अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी, इट्स अबाउट नाउ दे feel comfortable while performing it, that they know each and everything about the job they are doing. तो उन्हें ये नहीं है कि कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कि अब मैंने क्या करना है, अब मैंने क्या करना है. So they will keep on working and they know how to perform their job, what tools to be used and what to contact if there is an issue. So they will find it easier, जिससे motivation level बढ़ता है. Because if you get stuck while doing your job, there is a problem ना. Problem ये कि यार मैंने, जैसे for example कि आप piece rate पे काम कर रहे हैं और you get stuck because you are not able to handle the machinery properly, और आपसे काम नहीं हो पा रहा, आप लेट हो रहे हैं, तो of course your wage rate will also be low ना, क्योंकि piece rate के हिसाब से मिल रहा है आपको. तो you will get stuck over there and resulting in unhappy customers or demotivation will prevail over there. तो वो नहीं होगी. और आपको पता है कि एक job satisfaction भी होती है, वो भी यहाँ आ सकती है कि worker is performing well and worker knows his job and other people praise that worker that you are performing well, or customers, they praise that worker that you are providing a very good service. So this can give job satisfaction to the worker as well, leading to motivation. Better opportunities in other organization, being improved professionals. Yes, because now you have got the training. Earlier शायद there were many opportunities but you were not capable of availing those opportunities. आपके पास वो skill नहीं था. Once you have learned those skills, तो अब आप उन jobs के लिए भी apply कर सकते हैं जिसके लिए आप नहीं apply कर पा रहे थे, because आप जो हैं वो capability नहीं रख रहे थे. लेकिन of course जब training दी जाती है और एक hefty amount spend की जाती है workers पे, तो उनके साथ फिर contract भी sign कराया जाता है कि you cannot leave the organization for a certain time period, 2 years, 3 years, whatever. लेकिन जनरली ऑफ कोर्स उनका जो स्किल लेवल जो है ना वो अपलिफ्ट हो गया है, तो लेटर ऑन दे कैन अप्लाई फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. तो उससे उनके और ग्रोथ के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं एज प्रोफेशनल्स. ऑलराइट, फिर आते हैं हमारे पास डिसएडवांटेजेस. उसमें हमें नजर आ रहा है इंक्रीजेस कॉस्ट एटलीस्ट इन द शॉर्ट रन. यस, क्योंकि आप जब ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो यू माइट नीड टू हायर अ ट्रेनर, और you might have to send workers to a certain place where training can be provided. तो आप उसमें आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी स्टार्ट में. बाद में वर्कर्स कॉम्पनसेट कर देंगे when the productivity will increase, लेकिन शुरू में तो कॉस्ट आपकी बढ़ने वाली है और प्रॉफिट विल गेट स्क्वीज्ड. अच्छा, फिर और उससे प्रॉफिट पे इंपैक्ट तो आएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में. एम्प्लॉइज में ज्वाइन सम अदर बिजनेस आफ्टर गेटिंग ट्रेन्ड. यस, कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कराया हुआ और एम्प्लॉइज सून आफ्टर गेटिंग ट्रेनिंग दे शिफ्ट टू अनदर जॉब, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी हो गई, अब उनके पास एबिलिटी थी, तो दे लेट्स से अवेल दैट अपॉर्चुनिटी. तो आपको लॉस हो गया कि आपने पैसा खर्च किया लेकिन वर्कर अब आपके लिए काम नहीं कर रहा. वर्कर इज गिविंग बेनिफिट टू योर कॉम्पिटिटर, लेट्स से. अच्छा, फिर वर्क टाइम इज लॉस्ट. यस, एट टाइम्स व्हेन वर्कर्स आर बीइंग गिवन ट्रेनिंग, तो उस वक्त वर्कर्स आर नॉट डूइंग एनीथिंग और दे आर वेरी स्लो व्हाइल गेटिंग ट्रेनिंग. तो उसमें प्रोडक्शन का लॉस होगा और प्रोडक्शन बहुत स्लो हो जाएगी या होगी ही नहीं, क्योंकि वर्कर्स दे आर बिजी गेटिंग ट्रेनिंग. तो उससे फिर आपकी को प्रॉब्लम आ सकता है, वही डेडलाइन का और सेल्स का. फटीग फॉर एम्प्लॉइज ये भी है कि वर्क ड्यूरिंग द डे एंड ट्रेनिंग इन द इवनिंग विल बी टायरसम और क्वाइट हेक्टिक. ये है सर्टेन टाइप ऑफ ट्रेनिंग होती है जिसमें यू आर ट्रेन्ड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस. तो वहां पर आप सुबह काम कर रहे हैं, लेट्स से यू आर नॉट अ न्यू वर्कर ना, बट नाउ न्यू टेक्नोलॉजी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड. तो अब आपको कह रहे हैं जी आपने दिन में काम करना है और नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए आपको इवनिंग में ट्रेनिंग सेंटर में जाना है, वहां आपको ट्रेनिंग दी जाएगी. तो वर्कर्स विल बी फिटीग्ड कि यार ये तो सारा दिन काम करो पर ट्रेनिंग में भी जाओ. तो ये भी एक प्रॉब्लम वर्कर के लिए जो है ना हो सकता है. तो ये भी हम लिख सकते हैं. अच्छा, अब आगे हम टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग में. अब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने पढ़े हैं, वो इन्हीं में से कहीं पर फॉल कर रहे होंगे किसी भी टाइप ऑफ ट्रेनिंग. तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग जो हम जल्दी से अभी देख लेते हैं. 3 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग में सबसे पहले आ गई हमारे पास इंडक्शन ट्रेनिंग. आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था इन द लास्ट क्लास कि इंडक्शन ट्रेनिंग मींस
when you want the new employee to get familiar with the workplace, working environment, colleagues, and the job itself. तो और work practices, rules and regulations वगैरह से. तो normally this is provided to new employees so that they'll be aware of the workplace, colleagues, and as soon as possible they should start performing their jobs. तो ये उनको प्रोवाइड की जाती है और उसका फायदा ये होता है कि जो न्यू एम्प्लॉय है वो क्विकली जो है ना वो मिंगल अप कर जाता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के साथ और जल्दी से जॉब स्टार्ट करता है. मतलब हेजिटेशन नहीं होती टू आस्क समवन इफ देयर इज अ प्रॉब्लम. अदरवाइज आप न्यू है ना तो आप थोड़ा हेजिटेट करते हैं, यार किससे पूछूं भी ना पूछूं, आई हैव अ प्रॉब्लम. तो उसमें द वंस यू गेट दैट ट्रेनिंग, उसमें यही होता है कि वो मीट एंड ग्रीट सेशन होता है, न्यू एम्प्लॉयज को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के साथ बिठाया जाता है एंड दे हैव अ चिट चैट. तो उसमें फिर वो अच्छी एक कोऑर्डिनेशन बन जाती है और फिर यू फील पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो आपको प्रॉब्लम आपको लगता है दिस इज योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स देयर इज नथिंग न्यू इन इट, और आप अपने आप को एलियन महसूस नहीं करते. और फिर easier to complete jobs, yes, because now you know how to handle whenever the problem occurs, who to report, ठीक है, where to get help from. तो वो आपको पता चल जाता है यहाँ पर भी. तो ये दोनों फायदे जो हैं ये आप कह लो तो वर्कर को भी हैं और बिजनेस को भी हैं, क्योंकि जब एक नया एम्प्लॉय जल्दी से एडजस्ट कर जाता है टू द न्यू सिचुएशन, तो आपका जो लॉस ऑफ आउटपुट है या जो प्रोडक्शन प्रोसेस स्लो होगा वो कम टाइम के लिए होगा और जल्दी से फिर रूटीन में प्रोसेस आ जाएगा. अच्छा, फिर आ गया ऑन द जॉब ट्रेनिंग. इसमें ऑन द जॉब से हमें नजर आ रहा है कि ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड एट द वर्क प्लेस. मतलब व्हेन यू आर हायर्ड एज अ न्यू एम्प्लॉय और एज एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, दोनों को ट्रेनिंग दी जा सकती है, बट इट इज बीइंग प्रोवाइडेड राइट एट द वर्क प्लेस. यानी कि आप अपनी एक्चुअल जॉब परफॉर्म कर रहे हैं और ट्रेनिंग भी साथ साथ ले रहे हैं. मतलब जैसे एग्जांपल है कि let's say you want to learn how to drive a car. So first of all, maybe if a lesson is given to you, what are the different parts of the car, how to run a car, how to apply brakes, this is an accelerator, वगैरह वगैरह, this is a gearbox. अच्छा वो बता दिया, लेकिन once you sit in the car and a trainer sits beside you और आप गाड़ी चलाते हैं and the instructor or the trainer keeps on instructing you how to do it, तो वो on the job हो गया. अब आप रन टाइम में काम कर रहे हैं, अब आपने ट्रेनिंग शुरू की और आप एक्चुअली वो काम कर भी रहे हैं, वर्बली कुछ नहीं हो रहा. तो यहाँ पर भी आपका प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है और उस एक्चुअल प्रोडक्शन प्रोसेस में वर्कर्स को इन्वॉल्व किया जाता है कि यू विल बी डूइंग इट, बट ऑफ कोर्स अ सीनियर एम्प्लॉय विल बी वॉचिंग देम, ठीक है, विल बी हैविंग अ क्लोज कॉन्टैक्ट विद देम, ताकि जो भी प्रॉब्लम आएगी वो उनको फौरी तौर पर रिजॉल्व कर लें, ताकि कोई मिस्टेक्स ज्यादा कोई ब्लंडर ना कर दे, क्योंकि न्यू एम्प्लॉई ऑफ कोर्स वो थोड़ा हेजिटेट कर रहा होगा, कॉशियस होगा. तो प्रॉब्लम ये तो जरूर होगी कि आउटपुट थोड़ी स्लो हो जाएगी, क्योंकि न्यू एम्प्लॉई हु इज लर्निंग दैट आर्ट वो थोड़ा कॉशियस होगा कि उसे पता है कि एक्चुअल प्रोडक्शन इज गोइंग ऑन इन, एंड इफ आई मेक ए मिस्टेक दिस विल बी अ कॉस्ट टू द बिजनेस. ये ट्रेनिंग नहीं है कि एक डमी आइटम हम बना रहे हैं, आई एम प्रोड्यूसिंग एन एक्चुअल प्रोडक्ट. तो वो एक उस लिहाज से कॉशियस जरूर होगा, लेकिन एक एक्सपीरियंस एम्प्लॉय मौजूद है. एक और फायदा ऑन द जॉब में होता है कि इसमें यू डू नॉट हायर एन एक्सटर्नल ट्रेनर जिसको आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ती है. नॉर्मली एग्जिस्टिंग सीनियर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज दे आर टोल्ड टू मॉनिटर दोज न्यू एम्प्लॉइज एंड गाइड देम व्हेनेवर दे हैव अ प्रॉब्लम. तो उसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ती. एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय तो पहले ही सैलरी ले रहे हैं, तो वो उनको भी थोड़ा हेल्प आउट करना शुरू कर देते हैं. अच्छा, अब उसमें कॉस्ट सेव होती है, मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि आपको इसमें कोई अलग से ना जाना है वर्क प्लेस पे कहीं ट्रेवल करके, जहाँ पे एम्प्लॉइज को आपको कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे करनी है, ना ही कोई एक्सटर्नल ट्रेनर हायर करना है आपको जिसको आपको कुछ पे करना है, तो जरूरत नहीं है. फिर प्रैक्टिस मेक्स इट इजियर टू लर्न. यस, और आपको पता है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस से बेहतर और कोई चीज नहीं है. मैं जितना मर्जी आपको सिखा दूं कि बेटा गाड़ी ऐसे चलाते हैं, you can't learn that unless and until you drive the car on your own. So same is the case with on the job training. When you actually do it yourself, run time में कर रहे हैं, तो फिर आप को जल्दी से वो चीज जल्दी लर्न करते हैं. ऑफ कोर्स आप हेजिटेंट तो होते हैं, कॉशियस भी होते हैं, थोड़ा खतरा भी होता है, लेकिन आप क्विकली लर्न कर लेते हैं कंपेयर टू अगर आपको सिर्फ लेसन दिए जाएं वर्बली. अच्छा, फिर
तो उससे फिर जारी बात है जल्दी से लर्न कर लेगा एम्प्लॉय, तो जल्दी से वो काम शुरू कर देगा, तो फायदा एम्प्लॉय का भी है, बिजनेस का भी है। इंडिविजुअल अटेंशन इज गिवन टू द ट्रेनी व्हिच हेल्प देम टू लर्न क्विकली। यस, like generally for each employee there is one senior employee who is there to observe them, who keeps on watching them, तो उससे और ज्यादा जो है ना वो आप जल्दी लर्न करते हैं, क्योंकि अब ये नहीं होता है ना, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, तो आपको लेक्चर दिया, कुछ बच्चों को समझ आ गई, कुछ को नहीं आई, होता है ना ऐसे। तो अब अगर इसीलिए कई जो नालायक बच्चे होते हैं, थोड़े वीक होते हैं, वो फिर ट्यूशन रख लेते हैं कि ट्यूटर आएंगे, वो इंडिविजुअली पढ़ाएंगे, और वो कहते हैं जी हमें ऐसे समझ आती है। तो यहाँ पर वही केस है कि इवन इफ यू आर अ स्लो लर्नर, बिकॉज यू आर बीइंग गिवन इंडिविजुअल अटेंशन, सो स्टिल यू आर एबल टू लर्न क्विकली। तो एक ये प्रॉब्लम, एक और फायदा। अच्छा, नुकसान, बैड हैबिट्स ऑफ एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय माइट बी पास्ड ऑन टू द एम्प्लॉय। यस, कि वो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय जो पहले से कुछ रूल्स बने हुए हैं, लेकिन कुछ रूल्स फॉलो नहीं कर रहा, और उसे पता है कोई पूछता नहीं है, तो अब जो न्यू एम्प्लॉय है वो भी क्योंकि उसी के साथ वो काम कर रहा है, तो वो जैसे कि आफ्टर ब्रेक टाइम सीनियर एम्प्लॉय कम्स लेट टू द वर्क प्लेस, तो न्यू एम्प्लॉय देखता है अच्छा यार ये तो रूटीन है, मैटर है, अगर हम ब्रेक के 10 15 20 मिनट बाद भी जाएंगे वर्क प्लेस पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें भी आदत डेवलप हो सकती है। तो ये कमिंग ऑन द ड्यूटी लेट इन द मॉर्निंग, अगेन ये चीज हो सकती है। तो ये कुछ चीजें अडॉप्ट की जा सकती हैं जो नया एम्प्लॉय अडॉप्ट कर लेगा। अच्छा, फिर प्रोडक्शन प्रोसेस बिकम स्लो एज न्यू एम्प्लॉय इज एक्स्ट्रा केयरफुल व्हाइल डूइंग द जॉब। यस, मैंने आपको बात बता दी है पहले ही, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं, इसमें सेल्स और डेडलाइन मीट करने का प्रॉब्लम आ सकता है शॉर्ट रन में। फिर ओनली वन स्किल कैन बी लर्न। यस, क्योंकि आप जिस मशीन पे लर्न कर रहे हैं, आपको सिर्फ उसी मशीन को चलाना आएगा। कॉन्ट्रेरी टू इट, अगर आपको लेसन दिया जा रहा है तो यू माइट बी गिवन ट्रेनिंग अबाउट वेरियस मशीन कि ये कैसे कैसे चलती हैं, या वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब्स, लेकिन ऑन द जॉब में ये होता है कि आप जिस जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं, यू कैन ओनली लर्न दैट स्किल, कि उस जॉब में जो स्किल रिक्वायर्ड है आपको वही आएगी। तो ये एक और डिसएडवांटेज बन जाता है कि आपके पास मल्टीपल स्किल्स नहीं होते। अगर उस एम्प्लॉय को कहीं और जॉब में एडजस्ट करना पड़ जाए इन इमरजेंसी, कि एक वर्कर जो है ना हैज टेकन अ डे ऑफ, तो वो एम्प्लॉय काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसे सिर्फ वही काम करना आता है, उसने ऑन द जॉब ट्रेनिंग ली हुई है सिर्फ एक ही जॉब की। फिर एक्सपीरियंस एम्प्लॉय कैन नॉट फोकस ऑन देयर ओन जॉब। यस, न्यू वर्कर्स माइट रिक्वायर हेल्प टाइम एंड अगेन, तो सीनियर एम्प्लॉय को बार बार उनको हेल्प करना पड़ेगी, जिसकी वजह से एम्प्लॉय अपनी जॉब पे फोकस नहीं कर रहा, तो उससे एम्प्लॉय का काम नहीं हो रहा सही से, और सीनियर एम्प्लॉय को भी होगा यार मैं इसको सिखा रहा हूँ, मेरा टारगेट अगर पूरा ना हुआ तो क्या होगा, मुझे तो उसको भी टाइम देना पड़ रहा है। तो ये इस तरह से दोनों के लिए डिमोटिवेशन हो सकता है, बिजनेस को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि सीनियर एम्प्लॉय का काम ऑफ कोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना, सीनियर एम्प्लॉय है तो उसकी पोस्ट भी ऐसी होगी, या उसका काम भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कंपेयर टू अ न्यू एम्प्लॉय ना, तो वो फिर ज्यादा अगर वो नहीं पूरा कर पाएगा तो बिजनेस को तो नुकसान होगा इन मीटिंग टारगेट्स, एम्प्लॉय का भी नुकसान होगा, अगर वो टारगेट अचीव नहीं करेगा तो परफॉर्मेंस जो है ना वो लो एवेल्यूएट की जाएगी। अच्छा, फिर हमारे पास आ गया ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, और ये इसमें क्या होता है, जैसे बताया कि इसमें आप ट्रेन किए जाते हैं अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस बाय प्रोफेशनल ट्रेनर्स, यानी कि यू हायर एक्सटर्नल ट्रेनर्स हु जनरली आर नॉट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है यू पे देम एंड देन दे प्रोवाइड ट्रेनिंग टू योर वर्कर्स, तो वो भी कॉस्टली आपको पड़ जाता है इस केस के अंदर। अच्छा, तो वो एक तो मल्टीपल स्किल्स कैन बी लर्न, मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है, where workers they sit like students and they listen to the instructions of the trainer, तो इसमें आप वेरियस स्किल्स सीख सकते हैं कॉन्ट्रेरी टू ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक बात। दूसरा, तो एम्प्लॉइज को आसानी से एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट किया जा सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी या फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। सेकेंड एडवांटेज, एम्प्लॉइज ट्रेन इन अ कंड्यूसिव एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम स्ट्रेस। यस, क्योंकि वहां आप रन टाइम में काम नहीं कर रहे, आप रिलैक्स रहे, वहां ब्रेक भी होती है, आप सिर्फ बैठे हैं स्टूडेंट के तौर पर चेयर पे और सुन रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, और फिर ब्रेक होती है उसमें आपको कुछ लंच भी मिल रहा है, तो आप वहां पर बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बैठे हुए, ना कि रन टाइम में काम करने में बहुत हैक्टिक आप फील भी करते हैं, थोड़ा स्ट्रेस भी आता है, प्रेशर भी आता है, वहां नहीं है। अच्छा, फिर यू जस्ट हैव टू कीप योर माइंड ओपन। अच्छा, फिर नो लॉस ऑफ आउटपुट, क्योंकि आप वहां पर क्या करते हैं कि लेट्स से ट्रेनिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, उनको कोई सीनियर एम्प्लॉय उनको ट्रेनिंग देनी है, तो वो दे वर्क इन द डे एंड देन दे गो टू द ट्रेनिंग सेंटर्स इन द इवनिंग, तो उससे आउटपुट का नुकसान नहीं होता, आउटपुट पे भी अपना पूरा टाइम दे रहे हैं। हाँ, ये एम्प्लॉय के लिए नुकसानदेह जरूर है, बिजनेस के लिए फायदा है
एम्प्लॉय के लिए नुकसानदेह है, तो एम्प्लॉय के लिए ये नुकसान बन गया। फैटीग फॉर वर्कर्स एज दे गो फॉर ट्रेनिंग आफ्टर वर्किंग फॉर द होल डे, ये हम बात कर चुके हैं पहले भी जनरल एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग में। फिर एक्सपेंसिव, क्योंकि ट्रेनर और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी कि लेट्स से ट्रेनिंग सेंटर इज फार अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, एम्प्लॉइज हैव टू ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो वो जो पैसे हैं ट्रांसपोर्ट के वो फिर कंपनी को पे करने पड़ जाएंगे एम्प्लॉय को या एम्प्लॉइज को, तो वो कॉस्ट पड़ गई और ट्रेनर की तो पड़ेगी। अच्छा, फिर सम वर्कर्स कैन नॉट लर्न एट द सेम पेस एज अदर्स, इंडिविजुअल अटेंशन रिक्वायर्ड, तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में इंडिविजुअल अटेंशन जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि क्लासरूम एनवायरनमेंट में आपको पता है क्या होता है, देयर इज वन इंस्ट्रक्टर एंड देयर आर लॉट्स ऑफ वर्कर्स लिसनिंग टू हिम और हर, तो वहां पे स्लो लर्नर्स दे माइट गेट अ प्रॉब्लम, जो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग में नहीं आती। अच्छा, ये ना पेपर में सवाल भी इस पे आता है इस तरह के, बताएं कि ट्रेनिंग जो है ना वो हमेशा बेनिफिट देती है या इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर द बिजनेस, तो इसमें फिर आपको वही डू यू थिंक वाले सवाल में आ जाता है, तो फिर आपको फायदा नुकसान बताना और इवेंचुअली फिर आपने क्वेश्चन का आंसर देना है कि क्या ट्रेनिंग फायदेमंद होती है या हमेशा होती है। बहरहाल इस तरह के सवाल आ सकते हैं, वो मैं आपको शायद दूंगा भी। ओके, मूविंग ऑन टू वर्कफोर्स प्लानिंग। तो अब आपको मैंने पहले भी बताया, जैसे प्लानिंग इज ऑलवेज अबाउट फ्यूचर, यू नो दैट प्लानिंग इज ऑलवेज अबाउट फ्यूचर, तो इसमें प्लानिंग किसकी आ गई, वर्कफोर्स की, मतलब हाउ मेनी वर्कर्स यू वुड बी रिक्वायरिंग इन द फ्यूचर, what kind of skill you would like to have in your workers in the future, तो आपने फ्यूचर को फोरसी करना है एज एन HR मैनेजर कि आगे आने वाले वक्त में हमें ज्यादा वर्कर चाहिए, कम चाहिए, स्किल लेवल को हमें जो है ना अपग्रेड करना है वर्कर्स की के नहीं करना, तो वो आपको पहले प्लानिंग करनी है, दैट इज व्हाट वी कॉल वर्कफोर्स प्लानिंग, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। जैसे आप प्लान कर रहे हैं टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी, तो ऑफ कोर्स आपकी स्किल लेवल वर्कर्स का उस काबिल नहीं है कि न्यू टेक्नोलॉजी को मैनेज कर सके, तो आपको उनको फिर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ये आपको पहले से डिसाइड करना, बिकॉज वंस टेक्नोलॉजी इज देयर नाउ यू कैन नॉट गिव ट्रेनिंग, क्योंकि वो तो फिर नुकसान होगा आपका, क्योंकि ट्रेनिंग भी दे रहे हैं तो टेक्नोलॉजी पड़ी हुई है, वो तो इस्तेमाल ही कोई नहीं कर रहा, बिकॉज नोबडी नोज हाउ टू यूज इट, तो इसलिए आपको ये पहले काम करना होता है, इसलिए ये फ्यूचर में आपको पहले फोर्सी करना है। इस तरह वर्कर्स को भी देखने का, टेक्नोलॉजी आ रही है और आपको लगता है कि नाउ फ्यूअर वर्कर्स वुड बी रिक्वायर्ड, क्योंकि टेक्नोलॉजी वुड बी रिप्लेसिंग द वर्कर्स, तो फिर तब आपको नंबर भी फिर कम करना पड़ सकता है, और फिर जब नंबर कम करना पड़ेगा तो दैट ब्रिंग्स अस टू अनदर टॉपिक, दैट इज डिसमिसल एंड रिडंडेंसी, जिसकी हम बात कर चुके हुए हैं कि डिसमिसल हमेशा होता है जब वर्कर हैज डन समथिंग रॉन्ग और उस वर्कर के खिलाफ एक्शन लिया जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल डिसिप्लिनरी एक्शन, तो उसको हम फायरिंग भी बोलते हैं कि वर्कर को फायर कर दिया गया या वर्कर को सैक कर दिया गया, दिस इज ऑल अबाउट डिसमिसल, क्योंकि उसका वर्क अनसेटिस्फैक्टरी था या वर्कर जो है वो कुछ ऐसा कर रहा था, वो इन्वॉल्व था इन सम फ्रॉडलेंट एक्ट, या वो डिसऑनेस्ट था, या द वर्कर वाज कमिंग लेट टू द ड्यूटी डिस्पाइट बीइंग वार्न्ड, वगैरह वगैरह। और रिटेंडेंसी जो होती है उसमें वर्कर को कहा जाता है कि यू आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बिकॉज नाउ दैट जॉब इज नो मोर देयर, asked to leave the job because, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, because the job is no longer required, मैंने वर्कर को कह दिया because the job is no longer required, तो वर्कर की जगह जॉब कर लें ज्यादा बेहतर है, तो अब जॉब की जरूरत नहीं है वो, तो अब उस वर्कर का क्या करना आपने, तो ये है, लेकिन उसमें क्योंकि वर्कर का कसूर नहीं है, तो यू ऑलवेज पे ए कॉम्पनसेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी टू द वर्कर, एंड डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस लेवल ऑफ द वर्कर, जितने ज्यादा साल एक्सपीरियंस किया है, एक्सपीरियंस है वर्कर का, उतनी ही ज्यादा कॉम्पनसेशन होगी, जितना कम काम किया है उतना ही कम कॉम्पनसेशन होगी। तो नॉर्मली जो रिडंडेंसी होती है वो ज्यादातर न्यू वर्कर्स की होती है ताकि कॉम्पनसेशन भी कम देनी पड़े। अच्छा, उसी तरह कुछ रिडंडेंसी वॉलंटरी भी होती है, वॉलंटरी का मतलब ये है कि कुछ वर्कर्स खुद से छोड़ना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसमें फिर थोड़ा सा बैड नेम स्प्रेड नहीं होता ना कि जी वर्कर्स को निकाल दिया बगैर वजह के, कुछ वर्कर्स आप खुद से अनाउंस करते हैं कि वी वांट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वर्कर्स, तो पीपल हु वांट टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन प्लीज इन्फॉर्म अस बिकॉज दे विल बी पेड अ कॉम्पनसेशन, तो कुछ वर्कर्स खुश हो जाएंगे कि हम तो पहले छोड़ना चाह रहे थे, चलो हमें पैसे भी मिल जाएंगे और ठीक है काम बन जाएगा हमारा, तो वो वॉलंटरी रिडंडेंसी बन जाती है। अच्छा, अब एग्जांपल्स अगर हम देखें, जैसे एम्प्लॉइज गॉट स्टीलिंग, ये एक डिसमिसल का
की एग्जांपल है, एम्प्लॉय इज डिसऑनेस्ट, ये भी एक डिसमिसल की एग्जांपल है। इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स फ्यूअर वर्कर्स टू प्रोड्यूस द सेम आउटपुट, ये रिडंडेंसी है क्योंकि एम्प्लॉइज का कसूर नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है विच इज रिप्लेसिंग वर्कर्स। फिर मर्जर रिजल्ट्स इनटू डुप्लीकेशन ऑफ जॉब्स एंड वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू बी कट डाउन। आपने मर्ज कर लिया किसी एक बिजनेस के साथ, अब दो मैनेजर तो नहीं चाहिए ना, दो फाइनेंस मैनेजर थे, अब आपको दो तो नहीं चाहिए, अब दोनों बिजनेस इकट्ठे हो गए तो एक को निकालना पड़ेगा। तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रिडंडेंसी। ऑलराइट, तो सिचुएशन इन विच डाउन साइजिंग ऑफ वर्कफोर्स इज नेसेसरी, इसको भी देखते हैं हम। और डाउन साइजिंग इज अनदर नेम गिवन फॉर रिडंडेंसी। ठीक है, अब हम ये करते हैं इसको।